हेलो स्टूडेंट्स, एग्जाम स्पेशल सीरीज का यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है। यदि आप 2022 में बिहार बोर्ड से 12 का एग्जाम देने वाले हैं तो इस वीडियो में हम लोग 2009 के जो ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा गया उसका न केवल आंसर करेंगे बल्कि उसका एक्सप्लेनेशन भी करेंगे। और हाँ, इसके जैसे और भी बहुत सारा वीडियो आपके पास पहुंचने वाला है जो कि आपके एग्जाम के लिए रामबाण साबित होगा। तो आइए एक एक करके सभी सवालों का एक्सप्लेनेशन के साथ उसका आंसर जानने की कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स कि निम्नलिखित में किसके लिए हिमांक का अनुमान सबसे अधिक होगा। तो याद रखिएगा, एकदम सिंपल सा बात याद रखिएगा, चाहे क्वेश्चन ये हो या इसके जैसा और कोई भी क्वेश्चन हो। अगर किसी के हिमांक के अवनमन जो है अधिकतम वाली बात अगर आ जाती है या तो जो भी आपको चॉइस दिया रहेगा उस चॉइस को उसको घटकों में घटक आयनों में तोड़ना है और जिसमें घटक आयनों की संख्या सबसे ज्यादा होगी समझ लीजिएगा कि उसी का हिमांक का अवनमन सबसे ज्यादा होगा। तो यहां पर देखिए पहला चॉइस है इसमें का कि 2SO4 ये टूट कर देगा 2K प्लस SO4 माइनस माइनस। स्टूडेंट्स कितने हिस्सों में टूटा? 2 आयन यहां और 1 आयन यहां, मतलब I का वैल्यू हो गया इसके लिए 3। उसके बाद है NaCl, B का चॉइस NaCl, Na टूटेगा Na प्लस Cl माइनस में। कितने हिस्सों में टूटा? 1 Na और 1 Cl, कितना बताइए? 2 ना। तो इसके लिए I का वैल्यू हो गया 2। और रही बात यूरिया की, तो ये यूरिया जो है आयनिक कंपाउंड है ही नहीं, ये टूटेगा ही नहीं। और डी बात की जहां तक है, ये है ग्लूकोज C6H12O6, ये दोनों जो हैं सोल्यूशन में अपघटित ही नहीं होंगे। तो अब 2 चॉइस ही बच गया था, दोनों में से ज्यादा जो है आपके आई का वैल्यू जो ज्यादा संख्या में टूटा उसी के लिए हिमांक का अवनमन क्या होगा? सबसे ज्यादा होगा। और इस तरह से इस क्वेश्चन का सही जवाब है पहला कि 2SO4 का हिमांक का अवनमन सबसे ज्यादा होगा। स्टूडेंट्स इस एक्सप्लेनेशन को आप उतारते जाइएगा, हमारे पास जगह का अभाव है तो हम इसी में मिटा कर आपको सबका एक्सप्लेनेशन बताने जा रहे हैं। अब आते हैं दूसरे सवाल पे। दूसरा सवाल है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई क्या होगी। मैं आपको एक मास्टर फॉर्मूला बताने जा रहा हूं, चाहे वो प्रथम कोटि हो, द्वितीय कोटि, तृतीय कोटि, किसी भी कोटि का हो, यहां तक कि इवन फ्रैक्शन में क्यों ना हो, जैसे 1.5 कोटि 2.5 कोटि का अभिक्रिया हो, उस सब पे फॉर्मूला काम करेगा। आप लोगों को नोट करते जाना है आंसर। तो पहले चॉइस हो गया, पहले क्वेश्चन का आंसर ये देखो दोस्त, यूनिट ऑफ के यही होता है ना, वेग स्थिरांक के इसको कहते हैं। इसका यूनिट जो होता है ना वो होता है मोल पर लीटर 1 - n सेकंड -1, यहां पर समय लिख सकते हैं दोस्त। n का मान जो g में आए नहीं रख सकते, वो दिया रहेगा एक्चुअली। जैसे यहां पर दिया है प्रथम कोटि, आप देख रहे हैं ना क्या है प्रथम कोटि, इसका मतलब n का वैल्यू 1 रख देंगे और n का वैल्यू जैसे 1 रखेंगे तो हो जाएगा ये मोल लीटर -1, 1 - 1 सेकंड -1, ये हो गया मोल लीटर पावर में 0 सेकंड -1, ये सब हो गया 1 सेकंड -1, मैंने समय यहां पर सेकंड का मतलब है समय -1 हो गया। इस तरह से देखिए इसका क्या हो गया जवाब, इसका सही जवाब हो गया पहला ही, इसका भी जवाब है सेकंड -1। दोस्त सोचो अगर आपसे कहा जाता कि शून्य कोटि की अभिक्रिया होती तो ठीक है, n की जगह पे हम क्या रख देते हैं, यहाँ पर 0 रख देते हैं और इस तरह से ये हो जाता, यही जवाब हो जाता ना, मोल पर लीटर सेकंड -1। अगर द्वितीय कोटि की अभिक्रिया होती तो क्या फर्क पड़ता, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया होती तो n के जगह पे 2 रख देते, यह कितना हो जाता, -1 हो जाता। -1 का मतलब मोल -1 लीटर सेकंड -1 आंसर हो जाता। तो मैं समझ रहा हूं कि वो फार्मूला आपके लिए बेहद ही काम का है, इसी फार्मूला को नोट कर लेना है। यही फार्मूला आपके लिए मास्टर फार्मूला साबित होगा इस तरह के सवालों के जवाब देने के लिए। उसके बाद आइए तीसरे सवाल पर। H3PO4 है क्या भाई? एक भास्मिक अम्ल है, द्विभास्मिक है, त्रिभास्मिक है, इसमें से कोई नहीं। ये भी बेहद सिंपल है। आइए इसे मिटा रहे हैं। देखिए ये किस कंसेप्ट पर बेस्ड है, तो इसका जो कंसेप्ट है वो ये है कि आपको करना ये है कि जो कंपाउंड आपको दिया गया, जैसे H3PO4 दिया गया, आप इसका स्ट्रक्चर बनाइए और देखिए कि जो हाइड्रोजन, कितने हाइड्रोजन ऐसे हैं जो डायरेक्टली
ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है। जो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है ना, वो लूज हो जाता है H+ के रूप में, और वही जो हाइड्रोजन की संख्या होती है उसको कहा जाता है, आपको इसकी भाष्मिकता कहेंगे। तो इसका आप जब स्ट्रक्चर बनाएंगे तो यहां पर देखिए H3PO4 है, तो इसमें से 3 जो हाइड्रोजन है दोस्त, ये देखिए ये हाइड्रोजन तो ऑक्सीजन से जुड़ा है ना, ये भी तो ऑक्सीजन से जुड़ा है, और इस तरह से इसकी भाष्मिकता कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो पहले तो इसका जवाब मैं लिख देता हूं, कहाँ है चॉइस, इसकी भाष्मिकता 3, त्रिभाष्मिक है, त्रिभाष्मिक हो गया, भाष्मिकता हो गई 3। लेकिन सोचिए अगर ये हो गया फास्फोरिक एसिड, अर्थोफास्फोरिक एसिड, अगर हमको दे दिया था H3PO3, क्या नाम है इस कंपाउंड का, ये हो गया अर्थोफास्फोरस एसिड। अर्थोफास्फोरस एसिड बोल रहा हूं, सुन रहे हैं ना, बस सिंपल सा पहचान है, इसमें से एक ऑक्सीजन घटा दिया, ये फास्फोरिक एसिड था, ये हो गया फास्फोरस हो गया। अब देखिए इसका अगर हमको पता लगाना होता तो डबल बॉन्ड दे देते, ये तो देना ही है, देना आपको पता ही होगा इसका स्ट्रक्चर कैसे लिखते हैं, और एक H बच गया। तो देखो तो दोस्त भाष्मिकता इसकी कितनी हो गई, इसकी भाष्मिकता हो गई 2। अगर हम लोग हाइपोफास्फोरस कर देते, मतलब H3PO2 कर देते, तो जरा देखिए भाष्मिकता कितनी होती, ये डबल बॉन्ड, एक O बच गया H, सॉरी हाइड्रोजन 2 रह जाता। तो दोस्त यहां पर इसकी भाष्मिकता कितनी हो गई, ये हो गया एकल भाष्मिक, द्विभाष्मिक, और ये हो गया त्रिभाष्मिक। और आपसे सवाल में यही पूछा गया है, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा था, ये मत सोचिए मैं कहाँ चला गया। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है त्रिभाष्मिक। इस तरह का कोई कंपाउंड अगर आपको दिया जाए, उसका स्ट्रक्चर बनाएंगे और भाष्मिकता लिख देंगे, यूं लिख देंगे, वो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। अब आते हैं निम्नलिखित धातु में अनुचुंबकीय कौन है। दोस्त इसको समझने के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ताकि आंसर आप बाद में तैयार कर लेंगे। अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय की जहां तक बात है, बहुत सिंपल है, बस एक छोटी सी चीज जाननी होगी। आपके पास कोई इस तरह का, अगर ये देखिए पेयर हो गया, अगर सभी इलेक्ट्रॉन मोलिक्यूल हो, आयन हो, एलिमेंट हो, अगर पेयर हो जाते हैं तो इसको बोलते हैं डायामैग्नेटिक। डायामैग्नेटिक माने प्रतिचुंबकीय। अगर इलेक्ट्रॉन, एक भी इलेक्ट्रॉन सिंगल बच गया, अनपेयर बच गया, तो इसको बोलेंगे अनुचुंबकीय, माने अनुचुंबकीय। ये हो गया आपका अनुचुंबकीय हो गया। तो अब हमको देखना है कि इसमें कौन सा ऐसा आयन दिया है जिसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि आपको अनुचुंबकीय के बारे में बताना है, प्रतिचुंबकीय के बारे में नहीं बताना है। तो दोस्त सबसे पहले लेते हैं, एक एक करके चेक कर लेते हैं। कोबाल्ट है, देखिए तो कोबाल्ट का होता है 3D7 4s2। तो कोबाल्ट पे 2 प्लस हुआ, देखिए लास्ट वाला मैं लिख रहा हूं इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन, तो ये 2 प्लस का मतलब हुआ कि यहां से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया, ये कहानी खत्म हो गई। तो दोस्त बताओ तो क्या डी में 7 इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर हुए कि नहीं, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 हो गया। तो 7 में से 1 2 3 4 5 6 7, जानते हैं कितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन, 3 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये अनुचुंबकीय होगा। इसके बाद दूसरा का भी चेक करके देख लेते हैं, यह है निकेल। तो निकेल 28 होता है ना, तो 3D8 4s2, ये हुआ 2 प्लस है, मतलब इसके 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए। तो दोस्त इसमें भी तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, अरे स्पष्ट दिख रहा है यार, 10 में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन होगा नहीं, इतने मूर्ख थोड़ी ना हम लोग। 1 2 3 4, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है यहाँ। तो ये भी तो अनुचुंबकीय होगी, तो बड़ा गड़बड़ हो गया यार। यहाँ पर अनुचुंबकीय एक ही को चॉइस है, 2 का हो गया। अच्छा जरा एक और चेक करके देख लेते हैं, Cu++। तो कपर होता है आप जानते हैं 29, तो ये होता है 3D10 4s1, ये एक्सेप्शन वाला है ना, आपको पता है ना। तो इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाने का मतलब होगा कि एक तो यहाँ से निकल गया होगा और एक यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, तो ये 9 हो गया होगा। तो 9 का मतलब अब सोचो जरा, अनपेयर इलेक्ट्रॉन होगा कि नहीं होगा, 1 2 3 4, अरे भाई एक तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन हो गए ना, 4, ये 5 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8
ये 9, एक तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन ये है, तो ये भी अनुचुंबकीय है। अब आता है जरा Zn के बारे में भी बात कर लें। तो Zn होता है 30, Zn प्लस प्लस का मतलब हो गया 3d10 4s2 को, तो 2 इलेक्ट्रॉन निकल चुका है, 2 प्लस होने का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, 1 2 3 4 10 इलेक्ट्रॉन है, ये कंप्लीटली भरा हुआ है। दोस्त इस क्वेश्चन में इसका मतलब कि ये क्वेश्चन गलत है और गलती से एक बात छप गई है। क्या गलती से? ये तीनों के तीनों आपका अनुचुंबकीय ही है, क्योंकि तीनों में अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, और एक चौथा जो Zn++ वो अनुचुंबकीय नहीं है, वो है प्रतिचुंबकीय। तो क्वेश्चन सुधार करके या तो चॉइस बदलना होगा, अथवा क्वेश्चन में अगर ये कर दें कि निम्न में से कौन प्रतिचुंबकीय है तो जवाब हो जाएगा डी, या क्वेश्चन कर दें कि इनमें से कौन अनुचुंबकीय नहीं है तो भी जवाब हो जाएगा डी। तो आप ध्यान रखें, ये बिहार बोर्ड है, थोड़ा मजा लेना, इस तरह के क्वेश्चन छपते रहते हैं, हमेशा छपते रहते हैं, एक दो गुना आपके पेपर में ऐसा क्वेश्चन मिल ही जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो ए भी होगा, बी भी होगा और सी भी होगा, लेकिन याद रखिएगा कि वो सिंगल करेक्ट चॉइस वाला क्वेश्चन होता है, इसका मतलब ये क्वेश्चन गलत है, इसमें सुधार करना होगा, या तो यहाँ पर प्रतिचुंबकीय लिखना होगा अथवा अनुचुंबकीय कौन नहीं है, और उस कंडीशन में इसका जवाब हो जाता Zn++। मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ रहे होंगे और इस गलतियों का मजा ले रहे होंगे। अब अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को क्या कहते हैं? दोस्त पहले तो इसको मिटा रहा हूँ, आपको अगर स्क्रीनशॉट की जरूरत है तो ले लेंगे। अब देखिए इधर आपके पास है कि अयस्क में जो अशुद्धियां होती है वो क्या चीज कहलाता है। तो यहां पर देखिए ये अयस्क है मान लीजिए, तो इस अयस्क में कुछ अशुद्धियां होती है जिसको बाहर निकालने की जरूरत होती है। तो अयस्क में जो अशुद्धि होती है उस अशुद्धि को कहते हैं गैंग। अशुद्धि को क्या कहते हैं हम लोग? गैंग कहते हैं। तो अब एक बात जानना चाहेंगे तो फ्लक्स क्या है? एक्चुअली अयस्क में उपस्थित जो अशुद्धि होती है ना, उस अशुद्धि को निकालने के लिए आप एक बाहर से अशुद्धि इसमें डाल देते हैं और उसको कहते हैं फ्लक्स, उसको फ्लक्स। आपको इस बात की भी जानकारी होगी कि स्लैग क्या है। तो ये देखिए जब गैंग जो होते हैं ना, गैंग फ्लक्स के साथ जब अभिक्रिया करते हैं तो बनाता है स्लैग। क्या बनता है? स्लैग। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कि हमारे पास अशुद्धि है SiO2, ये गैंग है, हमने इसको निकालने के लिए बाहर से डाल दिया FeO, ये हो गया आपका फ्लक्स हो गया, और ये मिल करके बना लिया FeSiO3, ये हो गया स्लैग। तो याद रखिएगा अयस्क में जो अशुद्धियां हैं, जो पहले से मौजूद अशुद्धियां हैं, उसका नाम है गैंग या मैट्रिक्स भी कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? गैंग या मैट्रिक्स। और उस गैंग और मैट्रिक्स को निकालने के लिए जो बाहर से पदार्थ मिला देते हैं ना, उसको कहा जाता है स्लैग। उदाहरण के तौर पे आपके पास जो पहली बात की ये अयस्क की बात नहीं, बस ऐसे जनरल आपको समझने के लिए मैं कह रहा हूं, आपके पास जो कपड़ा है वो गंदा है, तो पहले से जो गंदगी लगी हुई है वो है गैंग। आप एक और गंदा चीज उसमें डाल दिया, आपने सर्फ साबुन डाल दिया। अब कहेंगे सर्फ साबुन गंदगी है, तो गंदगी नहीं तो और क्या है? सर्फ साबुन लगा करके आप मार्केट में चले जाएंगे आप, तो वो गंदगी है, तो उस गंदगी को हटाने के लिए आपने एक बाहर से और गंदगी मिलाया, और वो दोनों गंदगियां जो है बाहर होकर निकल जाती हैं। तो आपके पहले से जो गंदगी मौजूद था शरीर में उसका नाम है गैंग। बाहर से जो आपने सर्फ साबुन मिलाया वो हो गया आपका फ्लक्स हो गया, और उसके बाद जो बाहर निकला उसको स्लैग कहते हैं। लाइट की थोड़ी सी प्रॉब्लम है दोस्त, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस दोस्त। तो इसका मतलब कि गैंग में जो अशुद्धि है उसको कहेंगे, सॉरी अयस्क में जो अशुद्धि है उसका खूबसूरत सा नाम है गैंग, और इस क्वेश्चन का सही जवाब हो गया गैंग। अब आइए क्वेश्चन है NiCO4 में आपको बताना है ऑक्सीडेशन नंबर। थोड़ा मैं डस्टर ले लूं, तो ये क्या है तो देखिए जरा, ऑक्सीडेशन नंबर कई बार तो मैंने अपने वीडियो में कई बार अलग अलग जगहों पे इसका जिक्र किया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, विभिन्न कंपटीशन में पूछा जा चुका है। देखो NiCO4 इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, तो दोस्त जिसका निकालना उसको एक से मान लेते हैं ना, तो मान लेंगे, फिर से मान लेंगे। और कार्बन मोनोऑक्साइड इज कंपाउंड, एक अणु है, मोलिक्यूल है, और किसी भी अणु का किसी भी यौगिक का ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है वो होता है 0, तो 0 × 4, और जैसा कि रूल कहता है इक्वल टू में ऊपर कोई प्लस माइनस नहीं तो 0 कर देंगे, और x प्लस हो गया 0, ये हो गया 0 इक्वल टू 0, और देयरफॉर x इक्वल टू 0। और इस तरह से इस कंपाउंड में क्या हो जाएगा बताइए? NiCO4 का ऑक्सीडेशन नंबर दिख रहा है ना, बी चॉइस।
इस तरह के जो है ना और भी बहुत सारा ऑक्सीडेशन नंबर के लिए मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आप सर्च कर सकते हैं। देखते हैं कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में किसी मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकाला जाता है। अथवा अगर कहीं कोई परेशानी हो, अब परेशानी की कोई बात नहीं है, सारे वीडियो एक एक करके सभी वर्षों का जो क्वेश्चन है ना टोटल बनवा दूंगा, और उसके अलावा न केवल बनवाऊंगा बल्कि उससे रिलेटेड जो और जो क्वेश्चन है, जो संभावित क्वेश्चन है, उसका भी जिक्र करेंगे हम लोग। अब आइए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी दवा बुखार को कम करती है? आप में से किसी को बुखार तो नहीं हुआ ना? बुखार होना चाहिए, और वो बुखार चढ़ना चाहिए पढ़ाई वाला, ताकि दम रगड़ देना है, फाड़ देना इस बार के एग्जाम को। देखते हैं किसको कितना बुखार चढ़ा है पढ़ाई का। पहला है एनाल्जेसिक। दोस्त जो एनाल्जेसिक होता है ना, ये दर्द को कम करता है, इसका संबंध है दर्द से। ये है दर्द को कम करेगा, ठीक है। उसके बाद होता है एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक जो इन्फेक्शन हो जाए, इन्फेक्शन किसी तरह का, तो वो एंटीबायोटिक उसमें काम करता है। इन्फेक्शन समझते हैं ना, संक्रमण किसी तरह का, जैसे हम लोग जो सेवलॉन जो साबुन लगाते हैं, कहते हैं कि वो उसमें एंटीबायोटिक क्वालिटी है। और एंटीबायोटिक एक बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत बड़ा, मैं आपसे कह रहा हूँ। इसमें से जो एनालिसिस है, एंटीबायोटिक, एंटीपायरेटिक, ट्रैंक्विलाइजर, सब दो मार्क्स के लिए क्वेश्चन है, ये आ सकते हैं अलग से। हाँ, ये आपको ध्यान दिलाना चाहूँगा मैं। उसके बाद है एंटीपायरेटिक। भाई साहब, ये एंटीपायरेटिक ही वो दवा जो बुखार को कम करता है, जैसे पैरासीटामोल है। पैरासीटामोल जो है एक तरह का क्या है, एंटीपायरेटिक है। तो ये है आपके किसके काम आता है, तो बुखार को कम करेगा, ये बुखार के लिए है। और ये जो है ना, किसी तरह का कोई व्यक्ति तनाव में है, आप लोग तो बिल्कुल ही नहीं होंगे, एकदम रिलैक्स रहना, टेंशन फ्री रहना, खासकर केमिस्ट्री के लिए मैं हूं आपके साथ। तो किसी तरह का मानसिक तनाव है, मानसिक तनाव है अगर, तो उस मानसिक तनाव को कम करने के लिए ट्रैंक्विलाइजर का उपयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा, ये दर्द को कम करेगा। और दर्द किसका दर्द, बॉडी का दर्द, बदन का दर्द, दिल का दर्द कम नहीं करेगा ये। तो ये हो गया आपका, दर्द कम करेगा, ये बुखार घटाएगा, और ये इन्फेक्शन घटाएगा, इन्फेक्शन कम करेगा, खत्म करेगा। और बुखार को एंटीपायरेटिक हो, और ये होता है मानसिक, अगर किसी तरह का तनाव है, चिंता हो रही है, आपको डिप्रेशन हो रहा है, तो उसकी जरूरत पड़ती है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो गया बताइए, यहीं पर लिखिए दिए हैं, इसका सही जवाब हो गया आपका एंटीपायरेटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिथाइल एमीन बनाया जा सकता है किसके द्वारा? ऊर्जा अभिक्रिया के द्वारा कि ब्रोमाइड हाफमैन रिएक्शन के द्वारा? तो दोस्त थोड़ा उस समझते हैं, केवल इसका आंसर टिक लगा देने से क्या फायदा। देखो, ये है आपका RX, जैसे मान लीजिए कि CH3Cl और 2Na, फिर एक Cl और CH3 ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, तो ये यहां से निकल जाता है और ये बन गया आपका CH3 है। दोस्त, ऊर्जा रिएक्शन से बनता है आपका अल्केन। कहाँ गया जी, अल्केन बनता है, ये अल्केन के लिए। और ये हाफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन क्या है, तो एमाइड लेते हैं, कोई भी एमाइड लेते हैं, जैसे ये NH2 हो गया, और यहाँ पर मान लीजिए कि CH3 है, और इसका रिएक्शन ब्रोमीन के साथ, और NaOH आप जलीय ले सकते हैं, AQ। तो होता है दोस्त यहाँ से कि ये निकल जाता है, Na2CO3 बना लेता है, और फाइनली बन जाएगा ये CH3NH2, और भी प्रोडक्ट बनेंगे। यहाँ से बनेगा NaBr, 2NaBr, 2H2O, मैं पूरा लिख ही देता हूँ, ये तो बन गया ये। उसके बाद Na2CO3 बनेगा, Na2CO3, 2NaBr बनेगा, 2H2O बनेगा। लीजिए, पूरा कंप्लीट हो गया। इसका नाम है, बोलिए, इसका नाम है कहाँ गया जी, हाफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन निम्नीकरण अभिक्रिया पूरा नाम होता है। और इससे देखिए क्या बना, इससे बना मिथाइल एमीन। कोई भी एमीन बन सकता है, मिथाइल इथाइल कुछ भी, लेकिन मिथाइल एमीन की बात चल रही है। और ये फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है ना दोस्त, ये तो दूर दूर तक इसका कोई संबंध नहीं है। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, जैसे मान लीजिए यहाँ क्लोरीन है और हमने जोड़ दिया CH3Cl ड्राई, आप जानते हैं LCl3 लेते हैं, तो इसमें आकर क्या होता है, अल्काइल ग्रुप जुड़ जाता है। तो अल्काइलेशन के लिए या एसाइलेशन के लिए याद रखिए, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन दो तरह के होते हैं। फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन जिसमें अल्काइल ग्रुप जुड़ता है, और फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन जिसमें एसाइल ग्रुप जुड़ता है। जैसे ये देखिए, इसको एसाइलेशन बोलेंगे।
तो फ्रीडल क्राफ्ट का तो कोई संबंध नहीं, वो तो आंसर निकल चुका है, हम लोग देख चुके हैं कि ये है हाफमैन ब्रोमाइड। लेकिन आइए जरा समझ आए तो जाए, आंसर बना लेना ही कोई मकसद थोड़ी ना है। उसके बाद फ्रीडल क्राफ्ट, उसके बाद कोल्बे रिएक्शन है। कोल्बे रिएक्शन से क्या बनता है बताइए? तो कोल्बे जो रिएक्शन है इसका भी संबंध कहीं से भी आपके एमीन के निर्माण से कोल्बे रिएक्शन का नहीं है। तो कोल्बे रिएक्शन से एक्चुअली बनता है आपको, जैसे ये OH हाइड्रोक्सिल हो गया, यहाँ पर COOH ग्रुप जाके जुड़ जाता है, ये कोल्बे रिएक्शन के जो प्रोडक्ट होते हैं। तो हम लोग देख रहे हैं कि हाफमैन ब्रोमाइड निम्नीकरण अभिक्रिया से बनेगा आपका मिथाइल एमीन। तो इसका सही जवाब हो गया बी। अब आइए नेक्स्ट, अल्काइल हैलाइड को अल्कोहल में बदला जा सकता है, तो इसे हम मिटा रहे हैं। तो अल्काइल हैलाइड को अल्कोहल में कैसे बदलेंगे? तो यहाँ पर देखिए, हमारे पास एक अल्काइल हैलाइड है, कोई भी एक अल्काइल हैलाइड लिया हमने और इसको अल्कोहल में बदलना था। दोस्त सिंपल सा मान लीजिए कि हमने अगर H2O से भी अगर रिएक्शन कराया तो ये क्या होता है कि H2O का आप इसे समझिए OH, तो यहाँ से हटा HCl बना और OH जुटा। इस रिएक्शन को क्या कहेंगे आप बताइए? तो देखिए, विस्थापन रिएक्शन किसको कहते हैं? OH आया, क्लोरीन को ये हटाया, क्लोरीन हटा और OH आके जुटा, तो इसको तो विस्थापन रिएक्शन बोलेंगे ना। तो इस तरह से ये विस्थापन रिएक्शन के द्वारा आप बना सकते हैं। योगात्मक अभिक्रिया में तो केवल योग होता है ना, जैसे एग्जांपल के तौर पे CH2 डबल बॉन्ड CH2, अगर मैं इसको Cl2 से रिएक्शन करा देता या HCl से रिएक्शन करा देता मान लीजिए, तो एक जगह क्या हो जाता है, ये CH3 Cl हो जाता और CH2 यहाँ पर Cl हो जाता। उसी तरह से योगात्मक अभिक्रिया हो गया। विलोपन अभिक्रिया में क्या होता है? विलोपित होता है। एग्जाम्पल के तौर पे एक विलोपन अभिक्रिया का एग्जाम्पल हम देना चाहेंगे। CH3CH2 मान ली कि OH है और इसका जो रिएक्शन है आपने NaOH से करा दिया। NaOH से कराएंगे तो भी रिएक्शन होगा, लेकिन इसके लिए एक कंडीशन है कि ये अल्कोहलिक होना चाहिए। तो ये यहाँ से हट जाएगा और यहाँ से एक हाइड्रोजन हटेगा, डबल बॉन्ड हो गया। देखिए, इसको बोलते हैं विलोपन अभिक्रिया। क्या कहते हैं इसको? विलोपन अभिक्रिया कहते हैं। तो दोस्त इसका सिंपल सा जवाब है वो ये है विस्थापन अभिक्रिया के द्वारा ये प्रक्रिया होगा। और सबसे लास्ट क्वेश्चन है कि कैप्रोलैक्टम किसका मोनोमर है? तो सबसे पहले बता दें, इसको मिटा रहा हूं, कि कैप्रोलैक्टम जो है, कैप्रोलैक्टम वो है आपका नाइलन 6 का मोनोमर। क्या है कैप्रोलैक्टम जरा देखा जाए तो ये संरचना जरा देखिएगा इधर। CH2 5 CH2 होते हैं, 1 2 हो गया, 3 हुआ, 4 हुआ, 1 2 3 4, थोड़ा सा इसको और आगे बढ़ाते हैं और ये हो गया 5वां। देखिए दोस्त 1 2 3 4 5, इस कंपाउंड का इतना वाला का हिस्सा नाम है, इसी का जब आप पॉलीमराइजेशन कर देते हैं, पॉलीमेराइजेशन, तो बनता है क्या? नाइलन 6। इसका नाम है कैप्रोलैक्टम। कैप्रोलैक्टम हो गया ये। और जब कर देते हैं ना तो ये एक्चुअली कुछ नहीं होता, यहाँ से निकल जाता है, एक तरफ रहता है NH और फिर उसके बाद CH2 कै गो है बताइए? 5 गो है, C डबल बॉन्ड O। इतना के हिस्सा का नाम है, ऊपर आप H दे सकते हैं, यही होता है नाइलन 6। तो याद रखिएगा, इस तरह से नाइलन 6 का जो एकलक है, मोनोमर जिसको कहते हैं, वो मोनोमर अंग्रेजी का शब्द है, हिंदी उसको एकलक कहता है, और वो क्या है? कैप्रोलैक्टम होता है। दोस्त याद रखेंगे। और फिर इसके तुरंत बाद जल्दी ही, ये तो 2009 की कहानी है, कहानी को लेकर चलेंगे हम लोग कहाँ तक? 2020-21 तक के सभी सवाल। ये अभी ऑब्जेक्टिव की बात कर रहे हैं, फिर उसके बाद जो शॉर्ट क्वेश्चन है उसकी बात करेंगे, फिर लॉन्ग क्वेश्चन की बात करेंगे। आपकी तैयारी पुख्ता हो, ये मेरी कोशिश है। तो देखते हैं कितना आप कर पाते हैं, कितना मैं आपके लिए कर पाता हूं। फिर भेंट होगी एक अगले वीडियो में, एक नए वर्ष का लगातार चलेगा, 2010 के लिए चलेगा, इस बीच में क्रम को तोड़ना नहीं हमारी। तो हमारी भेंट होगी एक 2010 के वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, इस तरह के क्वेश्चन बनाते रहें। और इस वीडियो से अगर आपको लाभ हो रहा है, आपको लगता है कि मुझे और इसमें कुछ जैसे 2 मार्क्स के लिए, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी कुछ करना चाहिए, तो आप मुझे मैसेज करके बताएंगे। जय हिंद, अपना ख्याल रखेंगे, पढ़ते रहेंगे। धन्यवाद।